ट्रस्ट एक्ट से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सूरज भाई हम लोग वहीं गए थे ना? हाँ सर। हाँ, हमारा एक एनजीओ है जन सहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट। सूरज जी ट्रस्टी हैं, मैं ट्रस्टी हूँ, और यहाँ श्रीमान रोहित राणा जी ट्रस्टर हैं, मतलब हम लोग का बॉस नहीं, जन सहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट का, समझेंगे? तो यहाँ पर क्या है कि ट्रस्ट एक्ट का रजिस्ट्रेशन आपका कोर्ट से होता है, जहाँ पर जमीन रजिस्ट्री होता है। तो एक एनजीओ वहां से आप लाइसेंस ले सकते हैं, सरकार पूरा का पूरा आपको डीड बना के, ट्रस्ट डीड बना करके देगा, और आप बाकायदा एक एनजीओ चला सकते हैं, समझ गए? दूसरा बोला है कि आप ऐसा कीजिए, झारखंड में रहते हैं तो रांची चल जाइए, रांची सचिवालय से आपको निबंधन मिल जाएगा, उसको बोलते हैं सोसाइटी एक्ट। सोसाइटी एक्ट से भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन उसमें चाहिए कम से कम 5 आदमी, नहीं तो 7 आदमी। उसमें एक वो बनेगा प्रेसिडेंट, दूसरा बनेगा सेक्रेटरी, तीसरा बनेगा ट्रेजरर, और बाकी सब होंगे सदस्य, समझ गए? तो वो सचिवालय से मिलता है रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट से, उसको बोलते हैं सोसाइटी एक्ट। सरकार ने इसे प्रावधान दिया कि अपने राज्य के राजधानी से सोसाइटी एक्ट का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब तीसरा जो रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी एक्ट से। कंपनी एक्ट से क्या होता है कि ये जो रजिस्ट्रेशन होता है ये ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे होता है। अगर आपको काम अपना छोटा सा एरिया में करना है तो हम लोग सजेशन देते हैं, राज्य भर में करना है तो फिर सोसाइटी एक्ट या ट्रस्ट एक्ट से करवा लीजिए। लेकिन अगर आपको काम पूरे भारतवर्ष में करना है तब आपका पहले ही प्लानिंग बनना चाहिए, तब आपको कंपनी एक्ट में जाइए, सेक्शन 8 के तहत रजिस्ट्रेशन भारत सरकार देती है, और वहां से रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र लीजिए। हमारी संस्था ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन जब काम करने की शुरुआत करी तो तय हुआ कि कहां के बेरोजगार को मदद कीजिएगा, झारखंड के? तो उन्होंने बंगाल वाला भी आ सकता है, बोले ओ, और बिहार भी आ सकता है, उड़ीसा भी आ सकता है, यूपी भी आ सकता है, हर राज्य के साथ करेंगे। तब बोला सोसाइटी एक्ट से रजिस्ट्रेशन मत कराइए, समझ गए? कहां से करा लीजिए? कंपनी एक्ट से कराइए, जो पूरे भारतवर्ष में आपको काम करने का आजादी मिल जाएगा। इसीलिए हमारी संस्था ने चूंकि पहले ही तय पाया था कि हम बेरोजगारों को मदद करेंगे, तो हम लोग कहां चल गए? कंपनी एक्ट से रजिस्ट्रेशन कराएं। और हमारी संस्था का जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो किसी न किसी आरओसी के माध्यम से होगा, या तो फिर आरओसी रांची होगा, नहीं तो आरओसी कोई ना कोई एक स्टेट की राजधानी होती है। तो हमारा जो आरओसी है वो आरओसी जो है ना राजस्थान यानी कि जयपुर है। हमारा पंजीकृत कार्यालय ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन का जो पंजीकृत कार्यालय है वो जयपुर में है, रजिस्टर्ड ऑफिस। आप लोग वहां नहीं गए क्योंकि वहां पर सीए बैठता है, लीगल का पर्सन बैठता है, जो फंड देने वाला आदमी है उन लोग का आना जाना होता है। वहां पर हम लोग प्रमोटर लोग का आना जाना नहीं है। हम लोग का हेड ऑफिस है आसनसोल में। बात हुआ कि जब जयपुर में संस्था पंजीकृत हुआ तो आसनसोल में ऑफिस काहे किया, ये भी एक सवाल। तो इसलिए किया क्योंकि इस संस्था को जो चलाने वाले मेन आदमी थे, जैसे विजय पंडित जी, मैं खुद, रोहित राणा जी, साथ में शब्बीर अहमद जी, शाकिर अली जी, और मेरे सब दोस्त यार, अब नितेश जितने होंगे, सूरज भाई और अमित, सब अपना पुराना पता कि एक हम लोग साथ उठना बैठना हजारीबाग में था। तो अपना जो पूरा जान पहचान कॉन्टैक्ट ग्रिप हम लोग का था झारखंड, बिहार और बंगाल। तो मतलब अगर जयपुर से काम करने के लिए बोलिएगा तो सबको बोलेंगे नितेश आना भाई जयपुर, तुमको फुर्सत मिलेगा तब ना आएगा भाई जयपुर के लिए। लेकिन आसनसोल धनबाद का गाड़ी उठाने के 3 घंटा में घुस गए। तो हम लोगों ने तय किया काम करते हैं, ऑफिस को रखते हैं आसनसोल में, यहां से काम को आगे बढ़ाते हैं, और धीरे धीरे हम लोगों ने काम को आगे बढ़ाया। इसीलिए फाइनली हेड ऑफिस हम लोगों ने कर दिया आसनसोल, कि सारे लोग हम लोग यहीं पर अच्छा है, यहीं से हम लोग ऑल ओवर इंडिया बढ़ेंगे। तो काम की जो शुरुआत हुई थी लोकल शुरुआत हुई थी, यहां तक कि हजारीबाग से शुरुआत हुई थी। इसलिए जयपुर में हम लोग नहीं बैठ के आसनसोल हेड ऑफिस मांगे, और धीरे धीरे हर जिला में एक एक जिला कार्यालय देते चले गए। आज करीबन 40 जिला में जिला कार्यालय है, और करीबन 2,50,000 बेरोजगार सदस्यगण हम लोग के साथ शामिल है, जो पूरे हिंदुस्तान से। ये मात्र 11 महीने कुछ दिनों में हमारी संस्था ने अपना एक उपलब्धि काउंट किया। अब करीबन 10,000 लोगों को फंड बांटा, किसी को 3-3 हजार करके तो बहुत ही ज्यादा है, उसके बाद 10-10 हजार का, और फिर 25-25 हजार का। और इस तरीके से संस्था ने साबित किया कि संभव है कि आप 350 दीजिए और आपके खाते में हम 25,000 रुपया भेजेंगे। 24,999 नहीं भेज रहे हैं, बल्कि 25,000 भेज रहे हैं। 1 रुपया कम नहीं जाता, जो बोला गया उतना ही जाता है। इन्हें कि 10% प्रोसेसिंग फीस काट दिए, भेज दिए, ये सब चक्कर नहीं हम लोगों के पास, जो बोले वही जाएगा। यहाँ पर संस्था ने क्या किया, अपना एक बेहतरीन काम को अंजाम दे दिया। और अब संस्था आगे का प्लान कर रही है। तो आगे का कैसे प्लान कर रही है, क्या कर रही है, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन कार्यक्रम में आगे का हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ये जो कार्यक्रम चल रहा है संस्था की तरफ से, तो इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या है,
आखिर 3 चीजों के ऊपर बात होगी, एक प्रशिक्षण के ऊपर बात होगी, और एक बात होगी फंड के ऊपर, और एक बात होगी हम लोगों का बाजार के ऊपर। लेकिन इन तीनों बातों को शुरुआत करने से पहले हम लोग पहला सवाल जो लेकर के बैठे थे कि आखिर पैसा आता कहां से, उसको पहले क्लियर कर दें। एनजीओ वाला को जो समाज सेवा का काम करता है तो सरकार के लिए वो काम करता है, सरकार की मित्रता उसके साथ होती है और सरकार को मदद करता है। तो सरकार ने उसको फंड लेने के बहुत सारे प्रावधान बनाए। जब हम लोग नेटवर्किंग कंपनी में जुड़ते हैं या कोई भी ऐसा कंपनी में जुड़ते हैं तो उसके पास एक ही प्रावधान है, उसका जो कस्टमर है उसी से कमाएगा, इसके अलावा उसको कहीं से पैसा नहीं मिलता। मान लीजिए कि अगर हम ये मोबाइल बेचने वाला कंपनी है तो जब तक मेरे पास कस्टमर है और ये मोबाइल बिकेगा तब तक मेरा फायदा है। अगर मेरा कस्टमर नहीं है तो फिर हम खत्म, याद रखिएगा। तो एक ही जगह से पैसा आता है, यानी उसका कस्टमर से, और एनजीओ को 6 तरफ से पैसा आता है, 6 तरफ से पैसा आता है। अब हम लोग का होता क्या है कि जो आदमी एक्सपर्ट आदमी है, जो नेटवर्किंग किया हो, तो कैलकुलेशन करता है कि आपका जो आदमी है वो इतना आदमी है, आई लोग इतना इतना पैसा दे रहा, तो कैसे देगा इतना पैसा, तो एक्चुअली उसका कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ है, वो कर नहीं पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि एक पैसा जोड़ रहा है 350 रुपया महीना, और बाकी 5 को पैसा वो जोड़ नहीं पा रहा। तो कम से कम उसको ये पैसा जुड़वाना होगा कि ये सब भी पैसा आता है तब जाके होता है। ठीक वही वाला बतवा, 5 रुपया में कैसे चावल दाल सब्जी या पत्ता कैसे हो गया? तो वही बात है, पैसा और कहीं से आता है तब जाकर के वो हो रहा है। तो ये पैसा आने का जो रास्ता है वो 6 माध्यम है। उसमें पहला माध्यम है कि आपकी विचारधारा से जो लोग संतुष्ट हैं वो आपकी संस्था में सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो बोले कि विचारधारा क्या होता है? विचारधारा का मतलब, सपोज हम अनाथ आश्रम के गए, अब मेरे पास 100 का बच्चा है, और आपसे हम बोले कि मेरे पास 100 अनाथ बच्चा है जिसका माई बाप नहीं है, हम लोग स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, ऐसा बात है। बच्चा बेचारा छोटा छोटा है, जिद करता है खिलौना के लिए भी, और हैप्पी बर्थडे भी मनाते हैं हम लोग उसका, और सारी चीजें हैं। तो आप अपना कमाई से जो भी आप कमाते हैं 350 टका महीना हमको दीजिएगा। अगर दीजिएगा तो आप मेरा संस्था का सदस्य बन जाइए, क्योंकि 350 रुपये जो महीना आपका आता है ना, तो बच्चा लोग का थोड़ा सा काम आ जाएगा। हो सकता है आपका विचारधारा और मेरा विचारधारा मैच कर रहा हो सकता है, हम मैच नहीं भी कर सकता है। तो जिनका मैच करता है वो तो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम आके देखना चाहेंगे, और आके देखा भी बड़ा अच्छा है, तो बोले भैया कोई दिक्कत की बात नहीं, हर महीना 350 रुपया हम चंदा आपको देंगे, मान लीजिए। और ऐसा करते 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 लोग मेरे पास 1000 हो गए, 1000 बस समझेगा। हम धीरे धीरे मेंबरशिप बढ़ाएं। संस्था ने कहा मेंबर बनाइए, आप अपनी संस्था को चलाने के लिए मेंबर बनाइए, और इन मेंबर को कहिए कि मासिक चंदा देंगे, सालाना चंदा देंगे, ताकि आप उससे अपना अनाथ आश्रम का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी कर सकें। आप उसमें गद्दा तकिया बिस्तरा जो चीज लगता है ला सकें, लड़का लोग को बच्चा लोग के इलाज पानी सब करा सकें। तो इस तरीके से मेरे पास महीना कितना आने लगेगा भैया? 3.5 लाख रुपया। अब इस 3.5 लाख रुपए में हम क्या करेंगे कि अपना उस अनाथ आश्रम में खाने पीने का व्यवस्था, दुनियादारी, यहाँ तक कि स्टाफ सब रख देंगे और पूरा अच्छा से अनाथ आश्रम को चलाएंगे। इस तरीके से एक फंड आया सदस्यता के द्वारा, यानी जिन लोगों को हम लोगों ने सदस्यता ग्रहण कराया उन लोगों के द्वारा हमको फंड आ रहा है। आप सिर्फ एक ही फंड अभी तक जोड़ पाए हैं, यही 350 रुपये जो मेरे जितने सदस्य हैं जो हम लोगों को महीना देते हैं। अभी कितना सदस्य हैं? 2,50,000 गुना 350 कितना आता है महीना संस्था के पास हमारा? कीजिए, खाली मोबाइल पकड़े हुए कैलकुलेटर में चलाते हैं। 10 लाख 8,75,00,000 रुपया संस्था के पास सदस्यता फंड आता है। ये हो गया एक फंड। जो दूसरा फंड आता है वो है भारत सरकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। भारत सरकार का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा है संस्थाओं को, एनजीओ को कहा है कि हम भी आपको फंड दिलवाएंगे, आप पैसा दीजिए और ये अच्छा काम करते रहिएगा, जो भी काम करते हैं आप समाज सेवा वाला करते रहिएगा। तो बोले ठीक है, 2 लाइसेंस ले लीजिए मेरे पास से, एक देंगे 12A का, दूसरा देंगे 80G का। पहला कौन सा लाइसेंस है और दूसरा लाइसेंस 80G। तो बोले 12A लीजिए, 80G लीजिए, और दोनों लाइसेंस का अपना अपना इस्तेमाल है। 12A का लाइसेंस है कि जो 8,75,00,000 रुपया मेरे पास आ रहा है, अभी जोड़े ना आप लोग, तो इसके ऊपर सरकार हमसे टैक्स नहीं लेता। अगर आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और 8,75,00,000 रुपया आपका अकाउंट में हिट करेगा, सरकार खटाक से पैसा ले लेगा आपसे, टैक्स ले लेगा, याद रखिएगा, छोड़ेगा नहीं आपको। लेकिन 12A लाइसेंस क्या करता है, बोले जितना पैसा आ रहा हम आपसे 1 रुपया टैक्स नहीं लेंगे। तो ऐसी तो आप भीख मांग रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं, और चंदा मांग के पैसा जमा कर रहे हैं कि अच्छा काम करेंगे तो इसमें टैक्स लेंगे हम, ना सर जी ना लेते हैं। 12A ले लीजिए, समझ में आया? लेकिन किसी एनजीओ के पास अगर 12A नहीं है तो उसको देना पड़ जाएगा टैक्स, कट जाएगा, हाँ एकदम ले लेगा। ठीक है, अब बात करते हैं 80G।
80G लाइसेंस इसलिए लेने के लिए बोला कि देखिए हिंदुस्तान में बहुत अमीर आदमी लोग हैं, गरीब भी है तो अमीर भी है। अब अमीर आदमी जो इनकम टैक्स देता है तो उन लोगों को बोला है कि अगर तुमको इनकम टैक्स में छूट चाहिए, हम लोग बैठे हैं इनकम टैक्स ऑफिसर लोग, डिस्काउंट चाहिए तो तुम एक काम करो, एनजीओ वाला जो है ना जी, बोला हाँ वही जो अनाथ बच्चा पालता है, जो बेरोजगार को मदद करता है, जो पेड़ पौधा लगाता है, जो गाय को रखता है, वही लोग जा करके तुम उन लोग को डोनेट कर दो, दान में पैसा दो। तुम दान में पैसा देगा, उसे रसीद मांगना, अब मेरे पास लेके आना, हम देखेंगे तुमको इनकम टैक्स में छूट देंगे, छूट। बहुत अच्छा बात है। अमीर आदमी दौड़ के आता है एनजीओ वाला के पास, अब बोलता है भैया लीजिए पैसा, लेकिन ध्यान रहे वैसा एनजीओ जिसके पास 80G का लाइसेंस है उसको दान देना होगा, और तब जाकर जो रसीद देगा 80G वाला नंबर लेकर के आएगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको डिस्काउंट देगा। इससे क्या होता है, अमीर आदमी पैसा देता है कि लीजिए पैसा लीजिए, 10,000 को 50,000 को 1 लाख रखिए ना भैया, रखिए ना, अरे कोई बात नहीं है, बस दीजिए ना रसीद, हुआ जाकर दौड़ के जाता है इनकम टैक्स ऑफिस, और वहां से जाकर के अपना डिस्काउंट देता है। समझे बात को? तो यहाँ से आता है पैसा। अब 2 को पैसा को जोड़े नहीं, अभी तक 350 का कैलकुलेशन कर रहे हैं या कोई भी अगला आदमी कर रहा है, उसको जवाब दीजिए आप कि इसको भी जोड़िए, क्योंकि 12A से भी मेरा पैसा बच रहा है और 80G से मेरे को पैसा अलग से आ रहा है, तो इसका हिस्सा कौन करेगा? तो प्लस और प्लस करवा दीजिए। फिर उसको बोलिए कि अगला जो पैसा आता है वो आता है क्राउड फंडिंग। अभी क्राउड फंडिंग क्या होता है पता है? क्राउड फंडिंग का मतलब सब लोग मिल करके मदद करता है, चंदा दे देता है, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपके गांव घर में कोई एक आदमी का बिजनेस व्यापारी गण आ रहे हैं और वो लोग हम लोगों को महीने का एक बांध दे रहे थे, हम 10,000 देंगे, कोई 5,000 दे रहा है, कोई 25,000 दे रहा है, कोई 30,000 दे रहा है, और ऐसा ऐसा तभी तो 100 कॉर्पोरेट आ चुके हैं। वो लोग क्राउड फंडिंग कर रहा है, यानी हम लोग कॉर्पोरेट क्राउड फंडिंग कर रहे हैं कि आप लोग हमको पैसा दीजिए, उसको बदले में फायदा मिल रहा है हमसे, आप टेंशन मत लीजिए कितना फायदा हो रहा है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो लोग हम लोग को डोनेट कर रहे हैं कि आप लोग बेरोजगारों को मदद कर रहे हैं, तो एक काम कीजिए मेरा तरफ से भी लिख लीजिए 5,000 रुपया महीना हम देंगे। फिर दूसरा आगे बढ़ गया, बोला हम भी देंगे 5,000, तीसरा आगे बढ़ गया हम भी देंगे 5,000। तो ऐसा जो 5,000 रुपया करके 10,000 करके जो क्राउड फंडिंग जो हम लोग का हो रहा है, इसमें सैकड़ों नहीं हजारों छोटे छोटे बिजनेसमैन और कारोबारी आ रहे हैं और आकर के हमारी संस्था को दान चंदा का पैसा दे रहे हैं। इन पैसे को हम लोग जमा करके बेरोजगारों में बांट रहे हैं। तो आपका जो कैलकुलेशन था उसमें इस पैसे को भी जोड़ना होगा, क्योंकि ये भी संस्था के पास आ रहा है, आज के रेट में आ रहा है, मिलता है, संस्था हमारी संस्था प्राप्त करती है। इसके बाद एक और पैसा आता है, जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं जैसे एनटीपीसी, जैसे डीवीसी, जैसे बीसीसीएल, जैसे टाटा, रिलायंस, हर वो कॉर्पोरेट, हमने बड़ा नाम गिनाया ताकि आपको पहचानना आसान हो, हर वो कॉर्पोरेट जो पूरे साल भर में 5 करोड़ से ज्यादा कमाता है, 5 करोड़ से ज्यादा कमाता है, सरकार ने कहा तुमको 2% समाज सेवा में खर्चा करना होगा, उसको बोलते हैं CSR फंड। क्या बोलते हैं? तो CSR फंड के तहत तुमको खर्चा करना पड़ेगा। अगर तुम खर्चा न करोगे ना तो तुम्हारा फैक्ट्री में ताला मार देंगे। तो अब उसको क्या करना पड़ता है कि मान लीजिए 10 करोड़ कमाया तो 10 करोड़ का 2% निकालेगा और उतना पैसा जाके गरीब गुरबा में खर्चा करके आना। तो बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट ने तो अपना एनजीओ खोल लिया, लेकिन जो मिडिल लाइन का जितना भी कॉर्पोरेट है वो एनजीओ वाला को ही पैसा दे देता है कि ये काम आप कीजिए। इसके लिए लगता है एक लाइसेंस जिसको कहते हैं CSR 01 का लाइसेंस। कल के डेट में हमारी संस्था को CSR 01 का लाइसेंस मिल गया। हाँ, आगे अब इससे फायदा क्या होगा? अब हम लोग को कॉर्पोरेट से यानी मोटा मोटा फंड बहुत ही आसानी के साथ मिलेगा। अभी तक ये सब फंड मिल रहा था, CSR का फंड नहीं मिल रहा था। उसकी वजह थी लाइसेंस कि CSR 01 लाइसेंस चाहिए भैया। ठीक, आप एनजीओ में तो क्या हुआ, CSR 01 होना चाहिए। तो कल के तारीख में CSR 01 हम लोगों का रेडी हो गया है। अब हम लोग कॉर्पोरेट से भी फंड लेंगे और ये भी पैसा अब जुटेगा, जुटेगा। इसके बाद जो पैसा देती है वो देती है राज्य सरकार और केंद्र सरकार। राज्य सरकार और केंद्र सरकार जब संस्था 3 साल पूरा हो जाता है तब ये पैसा आता है, उससे पहले नहीं आता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से पैसा 3 साल से पहले नहीं आता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार बाकायदा फंड एनजीओ वाला को देता है कि आप काम कीजिए। और उसके बाद एक और पैसा आता है, उसको कहते हैं फॉरेन फंडिंग, यानी विदेशों से चंदा राशि। आप जितना भी मिशनरी स्कूल देख रहे हैं, जितना भी मदरसा देख रहे हैं, इस्कॉन का नाम सुने होंगे आप, राधा कृष्ण मंदिर के बारे में आप सुने होंगे, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ और क्राई, सभी कोई, रेड क्रॉस सोसाइटी, ये सब एनजीओ है। इन सब को पैसा फॉरेन फंडिंग होती है। फॉरेन फंडिंग का मतलब UK, US,
पूरा गल्फ कंट्री ये लोग पैसा देते हैं। आपको पता चलता होगा आए दिन कि ये फॉरेन फंड यहाँ पर आता है, यानी जितने भी मिशनरी स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ पर विदेशों से चंदा राशि आती है। और ये सब एनजीओ है, ध्यान रखिएगा, ये सब एनजीओ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये भी 3 साल के बाद ये फंड आता है। तो हमारे पास बाकी सारा फंड आ रहा है, 2 फंड 3 साल के बाद आएगा। कौन सा? गवर्नमेंट फंड और फॉरेन फंड। बाकी सब हम लोग कंटिन्यू हो गए। तो इतने सारे पैसे को मिला करके हम लोग ये पैसा बांट रहे हैं, इतने सारे पैसे से मिला करके हम लोग बेरोजगारों को पूंजी दे रहे हैं। क्योंकि ये पैसा हम लोग को चंदा में मिल रहा है, इसीलिए हम लोग कर्जा नहीं देते हैं, मदद करते हैं। जाकर लीजिए और कुछ काम शुरू कीजिए और इसका वीडियो दीजिए, और ये वीडियो फिर जाकर के उन लोगों को दिखाते हैं, डोनर को जो पैसा दे रहा है, कि देखिए आप जो पैसा दिए थे ना, तो इन लेडीज को दिए, ये बत्तख पाली है, अच्छा, उसको दिए, वो खेती कर रहा, और वो तो सिलाई मशीन लेके काम शुरू कर दिया। और वो जो था ना, छोटा मोटा दुकान किया है, 25,000 टका दिए थे, गुमटी ऐसा कर लिया। मेरा डोनर देखना चाहता है कि जो पैसा दे रहे हैं, तो ये पैसा का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा एनजीओ वाला झूठ मूठ का खाली ऐसे ही मांग रहा है हमसे। तो इसके लिए हमको प्रूफ चाहिए होता है। इसलिए आप लोगों को क्या करना है कि जिसको भी फंड जब भी मिलेगा आपकी टीम में, उसका वीडियो प्रूफ देना अनिवार्य है, देना ही होगा। यहां तक कि आने वाले वक्त में एक फैसिलिटी आने वाली है हमारे सॉफ्टवेयर में, कि जैसे ही आप फंड रिक्वेस्ट का बटन दबाइएगा, 3 महीना जब बीत जाएगा, 4था महीना में, तो सीधा कैमरा ऑन हो जाएगा। पहले बोलेगा प्रूफ दीजिए, यानी वीडियो में बोलिए, का कीजिएगा, अपलोड मार दीजिए, तब जाकर के पैसा लीजिए। जब तक आप वीडियो नहीं दीजिएगा, पैसों नहीं देगा। क्या कि बहुत सारे 10,000 लोगों को हम लोगों ने अभी तक फंड बांट दिया, लेकिन पैसा मिलने के बाद क्या होता है, वीडियो देने में पता नहीं सबका कहाँ नाम ही मर जाता है। जबकि बार बार बोल रहे हैं कि वीडियो में तो पैसा नहीं लगता है, मामूली से वीडियो रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा तो आप पे जाता क्या है, लेकिन पता नहीं कहाँ है, सब बहुत बिजी है सब। तो अपनी इच्छा शक्ति का एक एनजीओ बनाइए और लोगों की मदद कीजिए, पैदा कीजिए वो ताकत के, चलो हम भी मदद करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छा काम है सब।